हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th कंप्यूटर साइंस में अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेब सर्विसेज के बारे में। वेब सर्विसेज आखिर होती क्या है? दोस्तों, जब कभी भी हम लोग इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट करते हैं या प्राइवेट नेटवर्क पे जब हम लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग जो भी सर्विसेज लेते हैं, उन सर्विसेज को हम लोग यहाँ वेब सर्विसेज कहते हैं। अब यहाँ आप अलग-अलग बहुत सारी ऐसी वेब सर्विसेज देखेंगे, जैसे कि अगर आप एक वेबसाइट्स के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप एक वेब सर्विस ले रहे हैं। आप कोई ऐप को अपडेट कर रहे हैं, तो भी आप यहाँ पर कोई वेब सर्विसेज़ ले रहे हैं। आप अगर किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो भी आप वेब सर्विसेज़ ले रहे हैं। तो बहुत सारी अलग-अलग टाइप की वेब सर्विसेज़ होती है, वेब पे बहुत सारे काम होते हैं। वो सारे की सारी सर्विसेज़ हम लोग अभी आगे एक-एक करके डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं आखिर वेब सर्विसेज़ होती क्या है? तो दोस्तों, ये आपके पास बेसिकली सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होते हैं, जो कि अलाउ करते हैं आपको कि आप इंटरनेट पे या नेटवर्क को यूज़ करते हुए आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस और एप्लीकेशंस ओवर द इंटरनेट। तो इंटरनेट पे रहते हुए आप अगर कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अलग-अलग डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पर ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को यूज़ लिया जाएगा, जो कि वेब सर्विसेज कहलाती है। अगर हम इसके कुछ की फीचर्स को लेकर के बात करेंगे, तो हमारे पास अगर ये प्लेट इंडिपेंडेंट होता है, मतलब ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया कि आप किसी भी टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर इसको चला सकते हैं। जैसे आप एंड्रॉयड में, आईओएस में, विंडोज़ में, लाइनक्स में, मैक में, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स आप यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट आप कोई अलग-अलग टाइप के डिवाइसेस भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप लैपटॉप में अगर फेसबुक चलाना चाहते हैं या अपने मोबाइल में फेसबुक चलाना चाहते हैं। आप वेबसाइट्स को एक्सेस करना चाहें, आप अपने मोबाइल में करें, टैब में करें, या फिर आप चाहें तो अपने लैपटॉप पे भी या मोबाइल में भी, कहीं पर भी, किसी भी टाइप की डिवाइसेस पे आप इसको चला सकते हैं। इसी टाइप से बात करेंगे एक्सेसिबल वाया द इंटरनेट। जनरली हम लोग वेब सर्विसेज को इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करते हैं, और इंटरनेट के साथ-साथ आप प्राइवेट नेटवर्क्स अगर है, तो वहाँ पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। साथ-साथ में अगर हम बात करेंगे, तो कहेंगे कि ये क्या करता है, यूज़ ओपन स्टैंडर्ड्स। ये ओपन स्टैंडर्ड्स को यूज़ करता है। ऐसे बहुत सारे ओपन स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इसके साथ-साथ दोस्तों, हम अगर बात करें कि वेब सर्विसेज़ आखिर काम कैसे करता है, हाउ वेब सर्विसेज़ वर्क्स। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, मान लो एक यूज़र है, ठीक है? किसी भी वेबसाइट्स का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रास, या आप चाहें तो उबर को सर्विसेज़ ले सकते हैं, या आप यूट्यूब, गूगल, कोई भी, आप किसी भी टाइप के सर्वर को ले लें, उसकी सर्विसेज को ले लें। तो होता क्या है दोस्तों, एक क्लाइंट मशीन है। क्लाइंट मशीन जो है वो रिक्वेस्ट करती है किसी पर्टिकुलर वेब सर्वर पे, जो वेबसाइट्स वो यूज़ करना चाह रहा है उस पे। जैसे मान लो ये कि मैं यहाँ पर अमेज़न को यूज़ कर रहा हूँ सपोज़, तो मैंने यहाँ से एक रिक्वेस्ट भेज दी, ठीक है? वो कुछ काम के लिए। अमेज़न के पास वो मेरी रिक्वेस्ट जाएगी, वो उस रिक्वेस्ट के ऊपर उसको प्रोसेस करेगा, और फिर वो वापस मुझे एक रिस्पॉन्ड करेगा। तो जो रिस्पॉन्ड आएगा वो कौन भेजेगा दोस्तों? सर्वर, वेब सर्वर कह सकते हैं। तो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करी, वेब सर्वर के पास गई, वेब सर्वर ने वापस रिस्पॉन्स किया क्लाइंट के पास। इस टाइप का जो प्रोसेस होता है, ठीक है? यही सारा का सारा काम हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो अ क्लाइंट सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू द वेब सर्विसेज़ यूजिंग अ प्रोटोकॉल लाइक एचटीटीपी। आप बहुत सारे प्रोटोकॉल्स को यूज़ करते हैं। जनरली वेबसाइट्स को देखने के लिए आप एचटीटीपी को यूज करते हैं, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है? द वेब सर्वर क्या करेगा? द वेब सर्वर प्रोसेस द रिक्वेस्ट एंड सेंड बैक द रेस्पॉन्स इन अ स्ट्रक्चर फॉर्मेट लाइक एक्सएमएल और जेसन। तो वो एक्सएमएल या जेसन के फॉर्मेट में वापस से आपको रेस्पॉन्ड भेजता है। जैसे मैं अमेजन पे जाके शूज अपना ढूंढना चाहता हूँ, तो वो मुझे शूज के लिए वापस रेस्पॉन्ड करेगा कि हमारे पास ये शूज अवेलेबल है, सपोज ऐसे। इसका अगर एक एग्जांपल देखेंगे, तो ये हो गया, मान लो हमने कोई उबर के सर्वर्स को यूज़ करते हुए एक मोबाइल ऐप को इंस्टॉल किया। अगर मैं मोबाइल ऐप को यूज़ करते हुए अब मैं एक बुक कर रहा हूँ अपनी कैब, ठीक है? तो क्या होगा, वो ऐप क्या करेगी दोस्तों, वो मेरी रिक्वेस्ट को भेजेगी उस वेब सर्विसेज़ के लिए, यानी कि उबर के सर्वर पे। सर्वर क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा। इसका मतलब है कि वो मेरे आस-पास ड्राइवर को कह सकते हैं फाइंड करेगा, सर्च आउट करेगा, और उसके बाद वहाँ वो है या नहीं, कितना टाइम लगेगा, वो सारा रिस्पॉन्ड वो वापस, उस ड्राइवर की डिटेल्स, वो सब कुछ वापस मेरे मोबाइल ऐप पे आ जाएगी। तो ये आपके पास एक एग्ज़ाम्पल हो जाएगा वेब सर्विसेज़ का। इसमें हमारे पास बहुत सारी सर्विसेज़ हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो वो आएगा वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू, बेसिकली आपके पास दोस्तों एक स्टैंडर्ड होता है। इसको यूज़ करते हैं हम लोग वेबसाइट्स को देखने के लिए। तो एक होता है दोस्तों इंटरनेट, और एक होता है हमारे पास वर्ल्ड वाइड वेब, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू क्या काम करता है, यानी कि ये इंटरनेट को या वेबसाइट्स को जब हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसको सपोर्ट करता है। इंटरनेट का कह सकते हैं, इंटरनेट अपने आप में एक बहुत बड़ी, सपोज एक बुक है, और उसका एक पेज मान सकते हैं हम लोग डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू, यानी कि इंटरनेट की एक सर्विस है आपके पास में, जो कि वर्ल्ड वाइड वेब है।
द वर्ल्ड वाइड वेब इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, यानी कि बेसिकली क्या है, आपके पास वेब पेजेस का कलेक्शन हो गया, एक टाइप की वेबसाइट्स आपके पास हो गई जिसमें बहुत सारे वेब पेजेस होंगे, उसमें इमेजेस होंगी, उसमें वीडियोस होंगे एंड अदर डिजिटल कंटेंट्स होंगे, ठीक है, दैट यू कैन एक्सेस यूजिंग द इंटरनेट। अगर आप मान लो अपने कंप्यूटर से आप कोई भी कंपनी की वेबसाइट्स को देखना चाहते हैं, तो उस सर्वर यहाँ से लेकर के अगर आप उस सर्वर के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, कौन से सर्वर से आपको कनेक्ट करना है, वहाँ से डेटा लेकर के आना है, तो इसके लिए आपको हेल्प करने वाला होगा www। इसीलिए हमेशा आपने वेबसाइट्स के पहले देखा होगा, लिखा होता है www डॉट, सपोज कि मैं एग्जांपल फेसबुक का ही ले लेता हूँ, facebook.com। ठीक है, तो यानी कि आपको facebook.com पे जाना है, वहाँ से डेटा लेकर के आना है। ठीक है, इट इज लाइक अ यूज लाइब्रेरी, एक टाइप की बहुत बड़ी लाइब्रेरी मान सकते हैं ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट यू कैन एक्सप्लोर ऑनलाइन। ऑनलाइन आप जो भी डेटा देखते हैं वो सब कहीं ना कहीं आपको www के थ्रू ही मिलता है। इट हेल्प्स यू एक्सेस वेबसाइट्स, आप वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं जैसे गूगल, यूट्यूब, विकिपीडिया, इन सभी को। ठीक है, जब भी आप अपने वेब ब्राउजर में इनका एड्रेस लिखते हैं तो उस वेबसाइट्स को कनेक्ट करना, उस वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करना, वहां से डेटा लाने का काम हमारे पास www का ही होता है। उसके बाद बात करेंगे वेब पेजेस आर कनेक्टेड थ्रू लिंक्स। जो वेब पेजेस है वो आपस में लिंक्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं, मेकिंग इट इजी टू मूव फ्रॉम वन पेज टू अनदर, जिसमें हम लोग एक पेज से दूसरे पेज पे आसानी से मूव कर सकते हैं, जैसे होम पेज, अबाउट अस पेज, गैलरी पेज, कॉन्टेक्ट अस पेज, पोर्टफोलियो, सर्विसेज, ऐसे बहुत सारे पेजेस होते हैं। एग्जाम्पल को लेकर के बात करेंगे तो है सर्चिंग फॉर रेसिपी ऑन अ वेबसाइट्स और वॉचिंग वीडियोस ऑनलाइन। तो आप इंटरनेट पे जो भी काम करें वो सब कहीं ना कहीं www के थ्रू ही होते हैं। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है दोस्तों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है। सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशंस को लेकर के, तो डेफिनेशंस क्या आपके पास हो जाएगी कि ये आपके पास अ सिस्टम और इंटरलिंक्ड वेब पेजेस एंड कंटेंट एक्सेसिबल वाया द इंटरनेट। जबकि इंटरनेट क्या होता है दोस्तों, आपके पास ग्लोबल नेटवर्क होता है, दुनिया भर के कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं, जिसमें ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टिंग डिवाइसेस एंड अनेबलिंग कम्युनिकेशन, जो कि कम्युनिकेशन के लिए आपको सुविधाएं देता है, अनेबल करता है। पर्पस क्या है दोनों का वो देख लेते, तो आपके पास www क्या करता है, प्रोवाइड्स एक्सेस टू वेबसाइट्स, वीडियो एंड अदर डिजिटल कंटेंट को देखने के लिए आपको www हेल्प करता है। जबकि इंटरनेट को लेकर के बात करेंगे तो बोलेंगे अनेबल डेटा ट्रांसफर एंड कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर वर्ल्ड वाइड। ठीक है, इसी टाइप से कंपोनेंट्स को लेकर के बात करेंगे तो इसके अंदर आपके पास वेबसाइट्स, वेब पेजेस, वेब कंटेंट, ये सब कुछ होते हैं। जबकि इंटरनेट पे ये सब तो है ही है, इसके साथ साथ आपके पास दोस्तों सर्वर्स, राउटर्स, ये सब आपके पास कुछ होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्रोटोकॉल्स जैसे टीसीपी, आईपी और ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। यानी कि इसके साथ साथ अगर हम बात करें प्रोटोकॉल्स को लेकर के, तो ये एचटीटीपी और एचटीटीपीएस को यूज करता है वेबसाइट्स को चलाने के लिए। जबकि इंटरनेट पे इन सबको अपन यूज कर सकते हैं, जैसे कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, इन सभी को यूज किया जाता है। डिपेंडेंसी को लेकर के बात करें तो ये इंटरनेट पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द इंटरनेट टू फंक्शन। और इंटरनेट को लेकर के बात करें, डज नॉट डिपेंड ऑन द www, मतलब www इंटरनेट पे डिपेंड करता है लेकिन इंटरनेट www पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ डिफरेंसेस होते हैं, एटलीस्ट एक डिफरेंस आप जरूर याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर बात करने वाले हैं वो है HTML। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यानी कि दोस्तों आपके पास ये एक ऐसी लैंग्वेज होती है, एक ऐसी कह सकते हैं कि आपके पास एक कोडिंग लैंग्वेज होती है जिसको यूज करते हुए हम लोग एक वेब पेज का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। तो आपने कई बार शायद इसको यूज किया होगा, क्लास 6, 7, 8 के सिलेबस में भी होता है अपने पास ये। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, हम लोग नोटपैड स्टार्ट करते हैं, नोटपैड के अंदर जाकर के हम लोग अपने टैग लिखते हैं। तो बहुत सारे टैग होते हैं, जैसे कि आपके पास में कुछ टैग होते हैं, जैसे एक आपके पास होता है यहाँ पर HTML। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऐसे ही कुछ टैग के नाम लिख के बता देता हूँ आपको। जैसे एक टैग होता है आपके पास HTML, एंगुलर ब्रैकेट्स में शुरू होता है, सबसे लास्ट में जाके आप क्लोज कर देते हैं HTML क्लोज। इसके अंदर फिर से आपके पास दो पार्ट बनते हैं, एक जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर, जो हमारे पास होता है कि हेड वाला एक टैग होता है, हेड टैग शुरू होता है, एक हेड टैग अपना वापस से क्लोज हो जाता है। दूसरा अपने पास होता है बॉडी टैग, बॉडी टैग शुरू होगा और उसके बाद यहाँ पर बॉडी टैग जो है वो वापस से क्लोज हो जाता है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो बहुत सारे टैग हम यहाँ यूज़ करते हैं, बहुत सारे टैग हम यहाँ पर भी यूज़ करते हैं और हम लोग फाइनली अपनी एक वेबसाइट बनाते हैं। जो वेबसाइट्स बनाने के लिए हम लोग को HTML की ज़रूरत पड़ेगी। HTML खाली अकेला कुछ नहीं करता है दोस्तों, HTML के साथ-साथ हम लोग और भी अलग-अलग टाइप की टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं, जिसमें सबसे कॉमन है CSS।
ठीक है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, सीएसएस यानी कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट है। इसमें दोस्तों हम लोग जावास्क्रिप्ट को भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर पीएचपी को बैकएंड के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इसकी पीएचपी की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। इसके अलावा दोस्तों हम लोग यहाँ मायएसक्यूएल या ऐसे दूसरे कह सकते हैं कि डेटाबेस को भी यूज़ में लेते हैं, तो मोस्टली जो है वो मैं यूज़ करता हूँ मायएसक्यूएल को। तो ये सब आपके पास कहीं न कहीं पैकेज होता है, इन सभी को यूज़ करते हुए हम लोग अपनी एक वेबसाइट बनाते हैं। लेकिन इसमें अगर सबसे कॉमन देखें तो बिना एचटीएमएल के तो कुछ भी नहीं होगा। एचटीएमएल क्या करता है? एक स्ट्रक्चर बनाता है। तो एचटीएमएल इज़ अ कोडिंग लैंग्वेज यूज्ड टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेज़। एचटीएमएल टेल द ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले टेक्स्ट। एचटीएमएल ये बताता है कि टैग आपको बोल्ड करना है अपने ब्राउज़र पे या फिर आपको इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, उसकी साइज़ क्या होगी, कैसे कंटेंट आएगा, कैसे आपका टेक्स्ट डिस्प्ले होगा, कैसे पिक्चर डिस्प्ले होगी, कैसे लिंक्स आपस में काम करेंगे, ये सारे काम आपको करवाता है एचटीएमएल। एचटीएमएल प्रोवाइड मैनी लेआउट कमांड्स कॉल्ड टैग, यानी कि एचटीएमएल में हम लोग जो कमांड्स लिखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टैग बोलते हैं। दैट लेट यू कंट्रोल द प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द वेब पेज। तो वेबसाइट पे आपको जो भी दिख रहा है वो किसके थ्रू दिखता है दोस्तों? एचटीएमएल के टैग के थ्रू। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास टैग होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है दोस्तों जिसको हम लोग कहते हैं एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है? एक्सएमएल इज अ वे टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट डेटा इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। तो ये आपको एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में डेटा देता है। जैसे मान लो ये एक डेटा है, तो पर्सन शुरू पर्सन खत्म एक टैग हो गया। इसके अंदर आपने एक नेम और एक एज नाम से, जैसे जॉन 25, इस टाइप के आपने कुछ टैग बना दी, तो इसमें आपको टैग बनाने की फैसिलिटीज भी मिल जाती है। तो एक्सएमएल क्या है? एक्सएमएल इज अ वे टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट डेटा in a structured format. It's like a system for organizing information so that both human and computer can understand it. इन एक्सएमएल डेटा इज स्टोर्ड इन अ टैग। डेटा किस में स्टोर होता है? टैग्स में होता है, ठीक है। सिमिलर टू हाउ एक्सएमएल एचटीएमएल वर्क्स। जैसे एचटीएमएल काम करता है वैसे ही आपके टैग्स में, वैसे ही यहाँ पर भी आपका डेटा टैग्स में ही स्टोर होता है। बट एक्सएमएल अलाउज यू टू डिफाइन योर ओन टैग। आप अपने एक्सएमएल के अंदर अपने खुद के टैग्स भी क्रिएट कर सकते। तो एक्सएमएल एचटीएमएल ये हमारे सिलेबस में है नहीं, बस एक इंट्रोडक्शन है, तो हमने थोड़ी सी बात कर ली है। उसके बाद आता है दोस्तों, अगर आप कोई वेबसाइट्स को चलाते हैं, जैसे मान लो मेरे पास एक वेबसाइट है, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ, सपोज कि हम लोग उसका पूरा एड्रेस लिखेंगे तो क्या लिखेंगे दोस्तों? www डॉट, ठीक है। और उसके बाद हम लोग कुछ दूसरा नाम, अगर स्टार्टिंग में करें तो हम लोग क्या लिखेंगे? https:// फिर क्या लिख देंगे? www डॉट, सपोज कि मैं वापस से फेसबुक का ही एग्जांपल ले रहा हूँ, facebook.com। तो ये जो .com आपके पास है, आपने देखा होगा यहाँ पर अमेज़न में जाएंगे तो .in मिल जाएगा, गवर्नमेंट की वेबसाइट में आपको .gov मिल जाएगा, किसी वेबसाइट में .edu मिलेगा, किसी में org मिलेगा, किसी में बिजनेस के लिए मिल जाएगा, कोई कमर्शियल होगी, कोई आपके पास इंटरनेट से रिलेटेड होगी, कोई इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होगी, कोई नेटवर्क से रिलेटेड होगी। ऐसी बहुत सारे आपके पास अलग अलग टाइप के डोमेन्स होते हैं। तो देखिए, ये तो आपके पास होता है डोमेन नेम, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक तो क्या आपके पास डोमेन नेम है। मैं अगर एक वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, मान लेता हूँ मैं एक वेबसाइट बनाता हूँ जिसका एड्रेस रखना चाहता हूँ s4suren.com। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा? मैं लिख दूंगा http, ठीक है, s:// फिर क्या लिख दूंगा? www। अब इसके बाद वो नाम लिखूंगा जो मैं चाहता हूँ, जो कि मेरी वेबसाइट जिसके थ्रू एक्सेस की जा सके, वो एड्रेस क्या होगा? तो मैं लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पर सपोज एस फॉर सुरेन, ठीक है। और उसके बाद मुझे ये बताना पड़ेगा कि एस फॉर सुरेन जो वेबसाइट है वो किस टाइप की है, वो मैं यहाँ से वो चूज करूंगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सपोज डॉट, या इन लिख सकता हूँ डॉट। यहाँ पर हम लोग और दूसरे भी edu.org, ऐसे हम लोग और भी ले सकते हैं। मान लेता हूँ मैं लिख देता हूँ .com। तो .com के अपने पास इट मीन्स ये कमर्शियल वेबसाइट, ये पूरा आपके पास क्या कहलाएगा? यहाँ पर डोमेन नेम, ठीक है, डोमेन नेम कहलाएगा। उसमें ये आपके पास होगा केवल एक डोमेन, ठीक है। तो आखिर आपके पास ये होते क्या है डोमेन नेम? डोमेन नेम इज द वेब एड्रेस। वो वेब एड्रेस है जिसके थ्रू आपकी वेबसाइट्स को कोई एक्सेस कर सकता है, या आप किसी की वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं। अ डोमेन नेम इज अ वेब एड्रेस यू टाइप इनटू योर वेब ब्राउजर टू विजिट अ वेबसाइट्स लाइक google.com और facebook.com। इट इज़ अ ह्यूमन फ्रेंडली नेम फॉर अ वेबसाइट्स दैट मेक्स इट इजी टू रिमेंबर। बहुत आसान है ये नाम याद रखना, google.com, facebook.com। अदरवाइज मैं भी आपको आगे बताऊंगा, एक आईपी एड्रेस होता है, आप पूरा आईपी एड्रेस भी लिख करके उसको एक्सेस कर सकते हैं। आईपी एड्रेस हमको याद नहीं रह सकते, इसलिए हम लोग यहाँ पर उसका डोमेन नेम याद रखते हैं, ठीक है। बिहाइंड द सीन द डोमेन नेम पॉइंट्स टू एन आईपी एड्रेस।
ठीक है, ये किस पे काम करता है दोस्तों? आईपी एड्रेस पे करता है, विच इज़ अ नंबर दैट कंप्यूटर यूजेस टू फाइंड ईच अदर ऑन द इंटरनेट। तो आईपी एड्रेस के थ्रू ही वेबसाइट्स को एक्सेस किया जाता है, या नेटवर्क पे या इंटरनेट पे कोई भी डिवाइसेस किसी भी नोड को हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है? तो आगे हम लोग बात करेंगे आईपी एड्रेस के बारे में। यहाँ अगर हम बात करें कुछ डोमेन्स को लेकर के, तो अलग-अलग टाइप के डोमेन्स होते हैं, जैसे डॉट कॉम है। ठीक है? तो डॉट कॉम क्या करता है दोस्तों? कमर्शियल वेबसाइट से आपको ये बताता है। इसी टाइप से डॉट ईडीयू एजुकेशन है, डॉट जीओवी गवर्नमेंट है, एमआईएल मिलिट्री है, डॉट नेट जो है वो नेटवर्क रिसोर्सेज की। अब अगर मैं बात करूँ इनको लेकर के, ठीक है, डॉट एमआईएल, डॉट एनईटी, ये जो है वो जनरली यूएस में यूज़ किया जाता है। ठीक है? जैसे इंडिया की गवर्नमेंट की वेबसाइट्स में डॉट जीओवी लगा होता है, आपने देखा होगा। कुछ वेबसाइट्स में दोस्तों डॉट ओआरजी लिखा होता है, वो एक आपके पास नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है? डॉट सीओ आपने देखा होगा, यानी कि एक कंपनी है आपके पास है। डॉट बीआईएस होता है जो कि बिज़नेस के लिए होता है। डॉट टीवी है जो कि टेलीविज़न्स के लिए। कई बार आपने देखा होगा कि कोई ज्योग्राफिकल डोमेन्स भी आपके पास होते हैं, जैसे इंडिया के लिए लिखा होता है डॉट इन। ऐसे ही फ्रांस के लिए दोस्तों एफआर है, डेनमार्क के लिए डीके है, कनाडा के लिए सी है, ऑस्ट्रेलिया के एयू है, जापान के लिए जेपी है, न्यूजीलैंड के लिए एनजेड है, और यूके से यूनाइटेड किंगडम्स हैं। तो ये सब आपके पास अगर आप देखें तो कुछ ज्योग्राफिकल डोमेन्स होते हैं, और ये आपके पास कॉमन डोमेन्स हैं जो कि हम वेबसाइट्स के लिए यूज़ में लेते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे दोस्तों यूआरएल को लेकर के। यूआरएल क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। बेसिकली आपकी वेबसाइट का एक एड्रेस होता है, जो कंप्लीट एड्रेस आपने अभी देखा था, मैंने लिखा था, जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे http:// और आगे www करके पूरा एग्जाम्पल, जैसे यह एक एग्जाम्पल मैंने लिखा भी है। ठीक है? तो क्या है? https:// ठीक है, .example.com/page1, इसका एक फर्स्ट पेज पर हम लोग हैं। तो ये कंप्लीट आपके पास का एक वेबसाइट का एक एड्रेस आपके पास बन गया है। ठीक है? तो वेबसाइट्स के एड्रेस को हम लोग क्या बोलते हैं? यूआरएल। A URL is the full web address that you type in your web browser to visit a specific web page. It's like a specific address for websites. उस वेबसाइट के पर्टिकुलर पेज को, उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक एड्रेस को हम लोग यहाँ यूआरएल कहते हैं। एग्जांपल ये रहा। इसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे एक https:// ये जो लिखा है, ये आपके पास कहलाता है दोस्तों प्रोटोकॉल। क्या कहलाएगा? प्रोटोकॉल। मतलब यहाँ हम लोग ये देखते हैं कि कौन से प्रोटोकॉल को यूज किया जा रहा है उस वेबसाइट्स को डिस्प्ले करवाने के लिए। तो वो हम लोग यूज करें दोस्तों HTTP। एचटीटीपी और एचटीटीपीएस दो आपके पास होते हैं। एचटीटीपी और एचटीटीपीएस में डिफरेंस ये है कि एचटीटीपीएस जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, डेटा को एन्क्रिप्ट करके ट्रांसफर करता है। तो दिस टेल योर ब्राउजर हाउ टू कनेक्ट टू द वेबसाइट्स। द मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल्स जो है वो आपके पास एचटीटीपी और एचटीटीपीएस होते हैं, और एचटीटीपीएस जो है वो आपको सिक्योर वर्जन प्रोवाइड कराता है। इसी टाइप से इसके बाद आपके पास आता है डोमेन। हमने पहला देखा था वो क्या था आपके पास, जो हमने लिखा था एचटीटीपी, वो क्या था आपके पास? प्रोटोकॉल्स। उसके बाद आता है आपके पास डोमेन, यानी कि एचटीटीपीएस के बाद लिखा है www.example.com। तो ये क्या होता है दोस्तों? आपके पास वेब एड्रेस होता है, मेन एड्रेस आपके पास होता है आपके वेबसाइट का। इसके बाद आपके पास आता है पाथ। पाथ ये बताता है जैसे कि /page1 है, उस वेबसाइट्स में बहुत सारे पेज होंगे। मान लो हमारे पास एक example.com है, इस वेबसाइट्स के अंदर तो आपके पास बहुत सारे पेज होंगे। आपको किस पेज पे जाना है उसको हम बोलते हैं पाथ। ठीक है? अगर हम बात करें यूआरएल को लेकर के, तो यूआरएल के अपने पास टाइप भी होते हैं। एक एब्सोल्यूट यूआरएल होता है और एक रिलेटिव होता है। एब्सोल्यूट का मतलब आपके पास होता है जिसके अंदर हम लोग एक फुल एड्रेस लिखते हैं। फुल एड्रेस का मतलब आपके पास क्या हो गया? जैसे अभी हमने देखा था, हमने जो लिखा था https:// ऐसे पूरा का पूरा आपको यहाँ पर पाथ लिखना होता है अपनी वेबसाइट्स का, तो आप वहां तक पहुंच सकते हैं। और दूसरा आपके पास होता है दोस्तों जिसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव। रिलेटिव यूआरएल में क्या होता है? मान लो आपके पास एक फ़ोल्डर है, इस फ़ोल्डर के अंदर आपके पास हम लोग काम कर रहे हैं, तो इसके मान लो इसके अंदर इस वाले फ़ोल्डर पे अगर हम लोग काम कर रहे हैं और इसके अंदर आपके पास बहुत सारी फाइल्स हैं, तो हमको ये नहीं कहना पड़ेगा कि इस फ़ोल्डर के अंदर इस फ़ोल्डर में जाकर के इस फ़ाइल को हम एक्सेस करें। हम क्या बोलेंगे? इसी के अंदर में करें, इसलिए डायरेक्ट हम लोग नाम बता सकते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेटिव यूआरएल। इट ओनली इंक्लूड्स द पाथ और पार्ट ऑफ द एड्रेस एंड इज यूज्ड। ठीक है? जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं अभी, यू आर ऑलरेडी ऑन द सेम वेबसाइट। जिस वेबसाइट्स में हम लोग हैं उसी में हमारा एक पेज है, ये देखना है तो हम यहाँ पे आकर के सीधा लिख सकते हैं जो भी
पेज है, जैसे डॉट अबाउट, मान लो अबाउट अस का पेज हो गया या गैलरी का पेज हो गया, कॉन्टेक्ट अस का हो गया, सीधे अगर आप पूरा का पूरा एड्रेस बता रहे हो उसका, इट मीन्स आप उसका एब्सोल्यूट यूआरएल बता रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास दोस्तों वेबसाइट एंड वेब पेजेस। वेबसाइट और वेब पेजेस क्या होता है? वेबसाइट का मतलब होता है आपके पास कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेबसाइट्स है, ठीक है, या वेब पेजेस हो गया बेसिकली, जिसमें वेबसाइट्स क्या है, कलेक्शंस हैं आपके पास, जिसमें बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं दैट आर ऑल कनेक्टेड अंडर द डोमेन लाइक example.com। मान लो example.com एक वेबसाइट है, इसके अंदर ऐसे बहुत सारे आपके पास अलग अलग पेजेस है। इट कैन इंक्लूड मैनी डिफरेंट पेजेस, इमेजेस, वीडियोस, लिंक्स, ये सब कुछ होते हैं, ठीक है। और अगर हम वेब पेज को लेकर के बात करें तो वेब पेज क्या होता है? एक सिंगल पेज होता है। ये आपके पास क्या है? वेबसाइट क्या होगी दोस्तों आपके पास? वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, ठीक है, वेब पेजेस का कलेक्शन है। और वेब पेजेस क्या होता है आपके पास? उस वेबसाइट का कोई भी एक पेज आपके पास, ठीक है, उसको सिंगल पेज को हम बोलते हैं वेब पेज। फॉर एग्जाम्पल द होम पेज, मान लो आपका एक होम पेज है या अबाउट अस पेज है या कॉन्टेक्ट अस पेज है, इनमें से कोई भी एक इंडिविजुअल पेज को हम क्या बोल देंगे? वेब पेज। और उन पूरे वेब पेजेस के कलेक्शन को हम लोग क्या बोल देंगे यहाँ पर? वेब साइट, ठीक है। सो अ वेबसाइट इज लाइक अ बुक एंड ईच वेब पेजेस इज अ पेज इन दैट बुक, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या होता है? आपके पास ऐसा एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो जनरली वेबसाइट्स को देखने के लिए, उन वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए इसको यूज किया जाता है इंटरनेट पर, ठीक है। यू टाइप अ वेबसाइट एड्रेस, जब भी आप टाइप करते हैं उस एड्रेस को ब्राउजर में, तो उस टाइम पर आपको आपके वेब पेजेस अगर इंटरनेट से कनेक्ट हो रहा है तो आपको वो जो भी पेज है वो डिस्प्ले करवा देता है। कुछ पॉपुलर वेब ब्राउज़र्स हैं जैसे गूगल क्रोम है, मोज़िला फायरफॉक्स है, सफारी है, ओपेरा है, यूसी है, माइक्रोसॉफ्ट एज है। ये सब आपके पास कुछ पॉपुलर वेब ब्राउज़र्स होते हैं। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे वेब सर्वर के बारे में। वेब सर्वर क्या हो गया? मान लो ये मैं इस कंप्यूटर से कनेक्ट हो रहा हूँ किसी वेबसाइट से, तो वो वेबसाइट जो है जहाँ रखी है, ठीक है, वेबसाइट जहाँ रखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वेब सर्वर। बेसिकली एक ऐसा सर्वर होता है जहाँ पर वेबसाइट्स को स्टोर किया जाएगा। जैसे कहीं गूगल का सर्वर है तो गूगल की जो वेबसाइट्स है वो वहाँ रखी गई है। अमेज़न की वेबसाइट जिस कंप्यूटर पे रखी गई, जिस सर्वर पे रखी गई है वो हमारा, वो भी वेब सर्वर कहलाएगा। ऐसे आपकी स्कूल की वेबसाइट से जो भी आप वेबसाइट जहाँ पर होस्ट करते हैं, ठीक है, उस कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं? वेब सर्वर। तो वेब सर्वर क्या है? वेब सर्वर इज़ अ कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर दैट स्टोर, जहाँ पर स्टोर की जाती है, प्रोसेस एंड डिलीवर वेब पेजेस टू यूजर्स ओवर द इंटरनेट, ठीक है। इसी टाइप से हम बात करेंगे व्हेन यू टाइप अ वेबसाइट एड्रेस इनटू योर ब्राउज़र। जब आप अपने ब्राउज़र में वेबसाइट्स का एड्रेस टाइप करते हैं, द ब्राउज़र सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू द वेब सर्वर। तो हमारा जो ब्राउज़र है वो रिक्वेस्ट किसको भेजता है? वेब सर्वर को, ठीक है, व्हिच देन सेंड्स द रिक्वेस्ट वेब पेजेस बैक टू योर ब्राउज़र टू डिस्प्ले। तो मैं मान लो अमेज़न के पेज को देखना चाहता हूँ, मैं अपने गूगल क्रोम पे जाकर के लिखूँगा उस अमेज़न की वेबसाइट का एड्रेस, तो मैं उस वेब सर्वर के साथ कनेक्ट होऊँगा और वेब सर्वर वहाँ से मुझे एक वेब पेज या एक कंटेंट मुझे डिस्प्ले करवाएगा मेरे ब्राउज़र पे। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास यहाँ पर वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग का मतलब क्या होता है? जैसे मैं अपनी एक वेबसाइट बनाता हूँ, तो उस वेबसाइट्स को अगर मैं अपने कंप्यूटर पे ही रखूँगा तो उसको तो कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो मेरे को उस वेबसाइट को होस्ट करना पड़ेगा किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर पे, जिसको अभी हम लोग वेब सर्वर कहते हैं। मान लो मैंने एक फ़ोटो क्लिक करी अपने मोबाइल में, तो उस फ़ोटो को मैं जब तक फ़ेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे नहीं डालूँगा, तब तक तो दोस्तों आप उसको नहीं देख पाओगे। जैसे वीडियो अगर मैं बना रहा हूँ, इस वीडियो को मैंने एडिट कर दिया है, मेरे कंप्यूटर पे ही पड़ा है, तो इसको तो आप नहीं देख पाओगे। कब देखोगे? जब इस वेबसाइट्स इस पर्टिकुलर वीडियो को मैं किसी वेब होस्ट कर दूँगा। मतलब वीडियो है तो मैं वीडियो को सर्वर पे डालूँगा, और वेबसाइट्स अगर होती तो उसको मैं वेब सर्वर पे डालता। तो वेब होस्टिंग का मतलब होता है जो आपकी वेब पेज है, जो आपकी वेबसाइट है, उसको हम किसी वेब सर्वर पे स्टोर करते हैं। तो वेब होस्टिंग इज़ अ सर्विस दैट अलाउज़ इंडिविजुअल और बिज़नेस टू स्टोर देयर वेबसाइट्स फाइल। जो भी हमारे वेबसाइट्स की फाइल है जिसमें टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो कुछ भी है, ऑन अ सर्वर, उसको सर्वर पे रखना, सो दैट पीपल कैन एक्सेस दैट वेबसाइट्स ओवर द इंटरनेट। तो हम इंटरनेट को यूज करते हुए उसकी वेबसाइट्स को एक्सेस कर पाएंगे। अलग अलग टाइप की दोस्तों हमारे पास में वेब होस्टिंग होती है। जैसे सबसे ज़्यादा हम लोग जो यूज़ करते हैं एक होती है फ्री होस्टिंग। कई बार दोस्तों मैं वेबसाइट्स बनाता हूँ और उसको फ्री में होस्ट करता हूँ। ऐसी हमारे पास वर्चुअल होस्टिंग भी होती है, शेयर्ड होस्टिंग भी होती है। यानी कि मैं, आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि आपने एक वेबसाइट बनाई मान लो, और आपने अपने स्कूल के वेबसाइट्स के साथ ही उसको अटैच कर दिया। मान लो आपके स्कूल का नाम था ABC
ठीक है, सपोज .org या .com जो भी है, तो उस वेबसाइट्स के अंदर एक पेज आपका बन गया और वो आपकी एक सेपरेट वेबसाइट हो जाएगी। तो आपके पास शेयर्ड होस्टिंग भी होती है, डेडिकेटेड होस्टिंग भी आपके पास होती है और को लोकेशन होस्टिंग भी आपके पास होती है। ये सब आपके पास टाइप्स होते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे आईपी एड्रेस को लेकर के। आईपी एड्रेस क्या होता है? अगर आप इंटरनेट के साथ जुड़ते हैं, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, आपके कंप्यूटर को एक नंबर मिलेगा ताकि आप इंटरनेट से जुड़ सके। जैसे मान लो 127.128.129.151 मान लो एक नंबर है ये, ठीक है? ये नंबर क्या हो गया आपके पास? वो एक नंबर है, इसको एक्सेस करते हुए भी आप इंटरनेट से जुड़ रहे हो। ये एक टेम्परेरी नंबर होता है, परमानेंट नहीं है। परमानेंट होता है दोस्तों आपके पास, उसको हम लोग कहते हैं मैक एड्रेस, ठीक है? मैक एड्रेस आपके पास फिजिकल एड्रेस होता है, ठीक है? फिजिकल एड्रेस यानी कि वो एड्रेस, मैक मैंने आपको बताया भी था स्विच के टाइम पे, जो कि हम लोग यूज करते हैं हमेशा, ठीक है? और आईपी एड्रेस होता है, वो होता है आपके पास टेम्परेरी, ठीक है? तो आईपी की फुल फॉर्म क्या होती है? आपके पास इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है, इज अ यूनिक नंबर है असाइन टू एवरी डिवाइसेस लाइक अ कंप्यूटर, फोन, सर्वर, जो भी इंटरनेट से जुड़ रहा है, चाहे वो सर्वर हो, चाहे मेरा फोन हो, चाहे मेरा मोबाइल, लैपटॉप, कोई भी हो। अगर मैं इंटरनेट से जुड़ रहा हूं तो दोस्तों मेरे डिवाइस को एक यूनिक नंबर मिल रहा है। उस नंबर को मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ठीक है? जो कि इंटरनेट के साथ जुड़ने के लिए, नेटवर्क में जुड़ने के लिए काम आता है। इट हेल्प्स डिवाइसेस कम्युनिकेट विथ ईच अदर जस्ट लाइक हाउ टू होम एड्रेस। जैसे आपके घर का एड्रेस होता है, ऐसे ही आपके पास इंटरनेट पर जब भी आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं तो आपके मोबाइल को भी एक आईपी एड्रेस असाइन किया जाता है। आपके पास जो आईपी एड्रेस है दोस्तों, वो होते हैं कुल मिलाकर के दो टाइप के। एक हम कहते हैं IPv4, एक हम कहते हैं IPv6। आईपीवी जो 4 है उसको हम लोग कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और ये आपके पास इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। जो IPv4 है, ठीक है, ये अपने पास कॉमन टाइप का है और इसमें हम लोग कह सकते हैं 4 नंबर होते हैं सेपरेटेड बाय डॉट्स, जैसे अभी मैंने लिखा भी था। एक एड्रेस मैंने आपने देखा होगा अभी लिखा था, जैसे ये लाइक 192.168.0.1। तो ये आपके पास क्या हो गया? एक एड्रेस हो गया, ठीक है? जैसे मैंने अभी लिखा भी था 127.128 पॉइंट, सपोज यहाँ पर 211.151, ये एक नंबर है। तो ये क्या है आपके पास? यहाँ कह सकते हैं 4 नंबर्स होते हैं और ये डॉट के साथ सेपरेट होते हैं और ये जो नंबर है आपके पास वो 0 से 255 के बीच में ही आपके पास नंबर होते हैं। जबकि जो IPv6 है आपके पास, ये दोस्तों एक नया टाइप का आपके पास आईपी एड्रेस होता है, ठीक है? यूज्ड कह सकते हैं, यूज्ड बिकॉज़ देयर आर नॉट इनफ IPv4 एड्रेस। अब धीरे-धीरे क्या होगा, ये जो आईपी एड्रेस होते हैं, ये धीरे-धीरे क्या होंगे? फुल हो जाएँगे। इतने सारे लोग कनेक्ट होंगे इंटरनेट के साथ फ्यूचर में, तो फ्यूचर में हम लोग इंटरनेट को जब यूज़ करेंगे तो उसके लिए IPv6 बन चुका है और IPv6 जो होता है, उसमें दोस्तों 8 ग्रुप्स होते हैं 4 कैरेक्टर्स के इसके पेयर के साथ। जिसमें लेटर और नंबर्स यानी कि हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में डेटा को स्टोर किया जाता है और ये कॉलन के साथ सेपरेट है। जैसे 2001 कॉलन, इस टाइप से आप देखेंगे, इस टाइप से ये आपके पास जो है ऐसे अलग-अलग आपके पास IPv6 आपके पास होता है, ठीक है? तो एक है IPv4, एक है IPv6। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर यूजेस के बेस पर, तो आपके पास आईपी एड्रेस और अलग-अलग टाइप के होते हैं। जैसे एक प्राइवेट आईपी एड्रेस भी हो सकता है और एक पब्लिक आईपी एड्रेस भी हो सकता है। प्राइवेट का मतलब क्या हो गया? यूज्ड विद इन अ प्राइवेट नेटवर्क। मान लो मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बीच-बीच में अगर मुझे अपने कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है, तो प्राइवेट नेटवर्क के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ अपना एक आईपी एड्रेस, ठीक है? लाइक योर होम वाईफाई। नॉट एक्सेसिबल फ्रॉम द इंटरनेट। इसको इंटरनेट से आप एक्सेस नहीं कर सकते, जैसे 192.168.11, ये जनरली आपके पास होम राउटर का एड्रेस होता है। इसी टाइप से पब्लिक आईपी एड्रेस भी आपके पास होते हैं, ठीक है? और ये आपको मिलते हैं इंटरनेट के लिए। तो असाइन टू योर नेटवर्क बाय योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे जियो, एयरटेल, जो भी आप कंपनी का इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, वो आपको एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है, ठीक है? यूज्ड टू आइडेंटिफाई योर नेटवर्क ऑन द इंटरनेट। एग्जाम्पल 8.8.8.8 है, जो कि गूगल्स का पब्लिक डीएनएस सर्वर आपके पास होता है। मतलब गूगल की वेबसाइट्स की जगह आप 8.8.8.8 लिख करके भी देख सकते हैं। इसके साथ आपके पास होता है दोस्तों एक डायनामिक आईपी एड्रेस और एक होता है स्टैटिक आईपी एड्रेस। जैसे मैं बात कर रहा था आपसे थोड़ी देर पहले, मैंने कहा था जब मैं आपको बताया था यूआरएल, ठीक है? जब मैं आपसे क्या कह रहा था? यूआरएल। मैंने कहा था हम लोग लिखते हैं मान लो www.facebook.com, तो facebook.com क्या है? एक टाइप का सर्वर है, उस सर्वर को भी एक आईपी एड्रेस मिला होगा। तो दोस्तों फेसबुक के या गूगल का जो आपके पास आईपी एड्रेस है, मान लो मैं ऐसे लिख देता हूँ 121.127.121.121, एक एग्जाम्पल से के साथ समझते हैं। तो ये नंबर तो
हमको समझ में आएगा तो क्या होगा, इस नंबर को इसमें और इस नंबर को इसमें कन्वर्ट करने का काम करेगा डीएनएस, ठीक है। डीएनएस मतलब डोमेन नेम सिस्टम, जो कि मैंने शुरुआत में आपको इस चैप्टर के बता रखा है। तो डीएनएस क्या करता है, इस पर्टिकुलर यूआरएल को कन्वर्ट करता है आईपी एड्रेस में, और आईपी एड्रेस को वापस कन्वर्ट किया जाता है यूआरएल में। तो इसके बीच में डीएनएस काम कर रहा है। तो हो क्या रहा है दोस्तों, ये जो एड्रेस है आज जो है कल भी वही रहेगा, परसों भी वही रहेगा। तो ये एड्रेस जो फिक्स एड्रेस है हमेशा, उसको तो हम क्या बोल देंगे यहाँ पर स्टैटिक आईपी एड्रेस। और वो एड्रेस जो हमको मिलता है जब मैं इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता हूँ, तो अभी जो दोस्तों मुझे आईपी एड्रेस मिला है, शायद थोड़े टाइम बाद में कुछ और मिल जाएगा। फिर मैं इंटरनेट बंद करके वापस चलाऊंगा तो शायद मुझे कुछ और मिल जाएगा। तो उसको हम कहते हैं यहाँ पर डायनामिक आईपी एड्रेस। तो चेंजेस एवरी टाइम यू कनेक्ट टू द इंटरनेट। मोस्ट आईपीएस जो होते हैं, आईएसपीज यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, असाइन डायनामिक आईपीस देते हैं आपको। तो डायनामिक आईपी एड्रेस आपको मिलेंगे, जैसे मान लो ये लिखा है, जब आप इसको अपने इंटरनेट को बंद करके चलाएंगे तो फिर आपको कुछ और मिल जाएगा। जबकि स्टैटिक क्या होता है, आपके पास फिक्स्ड आईपी एड्रेस होता है जो चेंज नहीं होता है। जनरली ये सर्वर्स के लिए, वेबसाइट्स के लिए, या वो डिवाइसेस जो कि कॉन्स्टेंटली काम करें इंटरनेट पर, उसके लिए आपको ये आईपी एड्रेस दिया जाता है। ठीक है, तो आपके पास आईपी एड्रेस जो है वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। आई थिंक आपको आईपी एड्रेस पे अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो आज दोस्तों हम लोग एक बार इतना ही देख लेते हैं। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और दोस्तों अगर आप चाहें तो मोटिवेट करने के लिए कुछ पॉजिटिव कमेंट जरूर डाल सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।